गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर विद एल्स का एग्जांपल कवर किया था। उसके रिगार्डिंग किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पैटर्न वाले कुछ एग्जाम्पल किए थे तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा था कि हम अगर कैरेक्टर वाले पैटर्न्स बनाएं तो फिर वो कैसे बनेंगे, बिकॉज फिक्स कैरेक्टर हो तो ठीक है, हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स पैटर्न नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करवाना है, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको काम में लेते हैं, जो कि स्ट्रिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं फंक्शंस को अभी ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शंस होते हैं, CHR एंड ORD। जो CHR फंक्शन होता है किसी भी इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है CHR फंक्शन। बेसिकली CHR को हम एक इंटीजर नंबर देंगे लाइक 65, 66, 2, 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो ये कैरेक्टर हमें रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर CHR में 97 पास किया है और 97 जो होता है वो स्मॉल a के लिए स्टैंड करता है, तो इसने हमें स्मॉल a रिटर्न किया है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने 66 इंटीजर वैल्यू पास की है, तो 66 जो है वो कैपिटल B के लिए होती है, तो यहाँ पे ये हमें कैपिटल B रिटर्न करेगा। दैट इज CHR फंक्शन। इसी का बिल्कुल रिवर्स काम करता है ORD फंक्शन। किसी कैरेक्टर को अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम ORD फंक्शन को काम में ले सकते हैं। ORD को सिंपली एक कैरेक्टर पास करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में स्मॉल a पास किया है, तो स्मॉल a के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ASCII कोड होता है दैट इज 97, तो यहाँ पे 97 हमें रिटर्न हुआ है। सिमिलरली मैंने ORD जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें कैपिटल B पास किया है और कैपिटल B होता है 66 के लिए। तो अगर इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो CHR फंक्शन को काम में लेंगे, और अगर कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो ORD फंक्शन काम में लेंगे। अब इनको हम एक्चुअली में पैटर्न में किस तरीके से काम में ले सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किया है, एक अल्फाबेट की सीरीज को डिस्प्ले करवाने का। अगर पैटर्न है तो आप नेस्टेड लूप की हेल्प से अलग अलग पैटर्न्स डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सीरीज डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ वो है कैपिटल लेटर्स की, यानी कि कैपिटल A से कैपिटल Z तक की। अब अगर मैं ASCII कोड की स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो कैपिटल A का जो ASCII कोड है वो 65 होता है और कैपिटल Z का होता है 90। तो अगर मैं 65 से 90 तक की रेंज क्रिएट करूंगी तो Z को इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज क्रिएट करी है 65,91। तो एक एक के डिफरेंस के साथ में 65 से 90 तक की रेंज हमारे पास में क्रिएट हो जाएगी और I 1 बाय 1 उन सारे एलिमेंट्स को रेफर करेगा। अब यहाँ पे मुझे करवाना क्या है, इस 65 जिस कैरेक्टर को कॉरेस्पॉन्ड करता है मुझे वो कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, यानी कि इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास में फंक्शन है CHR। CHR को हम एक इंटीजर पास करेंगे और वो इंटीजर है I वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले I 65 को रेफर कर रहा होगा, तो 65 कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा और हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मुझे हर एक कैरेक्टर को अलग लाइन में डिस्प्ले नहीं करवाना है, /n को मैंने ओवरराइट करवाया है विद द हेल्प ऑफ एंड एट्रीब्यूट और एक स्पेस दी है। तो यहाँ पे A प्रिंट होने के बाद हमारे पास में एक स्पेस भी डिस्प्ले होगी। उसके बाद I का इंक्रीमेंट होगा और वो नेक्स्ट वैल्यू को रेफर करेगा, यानी कि 66 को रेफर करेगा। तो फिर से जो 66 है वो CHR फंक्शन की हेल्प से कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, यानी कि कैपिटल B में कन्वर्ट होगा। फिर B हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर से एक स्पेस प्रिंट होगी। सिमिलरली 67 होगा, इंक्रीमेंट हो गए, अब वो कैपिटल C के लिए स्टैंड करता है तो कैपिटल C प्रिंट होगा और फिर से एक स्पेस प्रिंट होगी। तो ये हमारी चीज चलती रहेगी तब तक जब तक हम एंड ऑफ द रेंज तक नहीं पहुंच जाते। अब अगर आपको यहाँ पे पैटर्न फॉर्म करना है, सपोज जैसे मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपने इनिशियल वैल्यू 65 असाइन कर रखी है, ठीक है। अब अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट करवाना है तो हम दो लूप्स की हेल्प लेते हैं, एक हमारा रोज के लिए होता है और एक हमारा कॉलम्स के लिए होता है। तो हमारा जो कॉलम है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है रो पे,
उतनी ही वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है जितना मेरा रो का नंबर, यानी कि फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो वो नेस्टेड लूप का जो स्ट्रक्चर है वो आप फॉर्म कर सकते हो। सिंपली हमें करना क्या है, कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, यानी कि 65 को कन्वर्ट करवा के प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही हमारा ए प्रिंट हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में नंबर के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अब जो नंबर है वो 66 को होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा और वैल्यू प्रिंट होगी तो CHR ऑफ 66 होगा हमारी स्क्रीन पे, यानी कि कैपिटल बी। फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 67 बन जाएगा और कैपिटल सी प्रिंट होगा। तो कुछ तरीके से आप CHR और ORD फंक्शन को काम में ले सकते हो पैटर्न की प्रिंटिंग के अंदर। ये दोनों फंक्शंस और इनका यूसेज सबको क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, उससे पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे आपको बताना है। लूप्स के साथ में हम कई तरीके के स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें काम में ले सकते हैं, और उसके अलावा भी हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये 3 ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लूप्स के साथ में काम में लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास में assert और रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो assert स्टेटमेंट है उसे हम कवर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ में, और जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे हम कवर करेंगे फंक्शन के साथ। तो अभी हम फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स कवर कर रहे हैं। जो सबसे पहला स्टेटमेंट है दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट। अब आप सबको पता है ब्रेक का यूसेज क्या होता है। किसी भी लूप में से बीच में से हमें जंप करना है, उससे बाहर आना है, तो वहां पे हम ब्रेक कीवर्ड को काम में लेते हैं। अब मैंने ब्रेक कीवर्ड को फॉर विद एल्स के साथ में काम में लिया था, तो मैं दोबारा से अलग से इसका एग्जाम्पल आपको नहीं बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल बता रही हूँ, दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका बेसिक यूसेज आप सबको पता है। किसी भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को या कुछ स्टेप्स को अगर हमें स्किप करवाना हो और नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करवाना हो, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। जहां पे भी कंटिन्यू लिखा होगा उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो स्किप हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी एक सीरीज का एग्जाम्पल क्रिएट किया है, 1 से लेके 10 तक की सीरीज का। सबसे पहले मैंने x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है, और यहाँ पे मुझे 10 तक की सीरीज क्रिएट करवानी है, तो मैंने कंडीशन लिखी है while x is less than equal to 10। अब जो सीरीज है मेरी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और x के अंदर तो 0 है, तो सबसे पहले मैंने x के अंदर एक इंक्रीमेंट करवाया है, दैट बिकम्स 1। अब यहाँ पे कंडीशन है इफ x इक्वल्स टू 5, तो मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट को काम में लिया है। तो x के अंदर तो 1 है और 1 5 के इक्वल नहीं होता, तो ये 2 नहीं होगा, हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम आ जाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट पे। प्रिंट में मैंने x की वैल्यू को प्रिंट करवाया है मैसेज के साथ में, तो x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब x के अंदर 1 ही एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। फिर से हमारा लूप चलेगा 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, हम आएंगे लूप के अंदर, x में फिर से इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू अब हो चुकी है 2। अब 2 भी 5 के बराबर नहीं होता है, तो फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा x इज इक्वल्स टू 2। 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप के अंदर आएंगे, तो अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 5 के बराबर नहीं होगा, तो फिर से मैसेज प्रिंट होगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। फिर से इंक्रीमेंट होगा, x बिकम्स 4, तो अब हमारी स्क्रीन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 4। अब जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे x की वैल्यू पे 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, 4 में एक का इंक्रीमेंट करवाया, इट बिकम्स 5। अब यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में आएगा। कंटिन्यू का मतलब बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन सबको स्किप कर दो और नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंच जाओ। तो x के अंदर करंट वैल्यू 5 ही है और 5 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। हम फिर से आएंगे लूप के अंदर, x प्लस इक्वल्स टू 1, इट बिकम्स 6, और 6 5 की इक्वल होता नहीं है, तो अब हमारा ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा और फिर से प्रिंट स्टेटमेंट आएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली 7 8 9 एंड 10 हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो किसी भी स्पेसिफिक स्टेप को, स्टेटमेंट को अगर हमें स्किप करवाना है और नेक्स्ट आइटरेशन चालू करवाना है,
तो वहां पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को काम में ले सकते हैं। तो 1 से लेके 10 तक की हमारी सीरीज डिस्प्ले हुई है और 5 को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। आई होप कंटिन्यू का यूसेज अब सबको क्लियर होगा। ऑल राइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जो कि एक नया कंसेप्ट है हमारे पास में यहाँ पे, बाकी किसी लैंग्वेज के अंदर आई थिंक ये स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, दैट इज पास्ट स्टेटमेंट। अब ये एक्चुअली में काम क्या करता है, उससे पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल कवर करते हैं। सपोज हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, लाइक रैपिड फायर राउंड होता है वैसा कुछ, या फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग खेल रहे हैं, ऐसा कुछ समझ लीजिए। अब सपोज मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मेरे सामने 10 अलग लोग बैठे हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, सो ऑन पर्सन 10 तक। अब मैंने पर्सन 1 से एक क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया। सिमिलरली मैंने पर्सन 2 से एक क्वेश्चन पूछा और उसको आंसर नहीं आता। तो हम गेम में क्या करते हैं, हम उन्हें ऑप्शन देते हैं पास बोलने का। तो वो क्या करेगा, जैसे ही पास बोलेगा क्वेश्चन नेक्स्ट इंसान पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पर्सन 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली पर्सन 3 से मैंने क्वेश्चन पूछा, उसको भी नहीं आता, उसने फिर से पास बोला तो पर्सन 4 पे क्वेश्चन शिफ्ट हो गया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कोई उसका आंसर नहीं दे देता। तो सिंपली पास का मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे आंसर आता ही नहीं इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो एग्जैक्टली में प्रोग्रामेटिकली भी पास का यही मतलब है। हम पास स्टेटमेंट को तब काम में लेते हैं जब हमें किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना। तो होगा क्या, जहां पे भी पास लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को ये छोड़ देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गेम में क्वेश्चन नेक्स्ट इंसान पे शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम डेली प्रोग्रामेटिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे पास का ज्यादा काम में नहीं लेते। यूजुअली पास का जो मेन यूसेज है वो तब निकल के आता है जब हम किसी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास में कंप्लीट टीम होती है किसी एक प्रोजेक्ट की, कोई एक इंसान तो काम करता नहीं है। अब सपोज मैं हूँ और मेरा एक प्रोजेक्ट पार्टनर है, हम कुछ मॉड्यूल टाइप है, कुछ प्रोग्राम है जो डिजाइन कर रहे हैं। अब जो प्रोग्राम मैं क्रिएट कर रही हूँ उस प्रोग्राम के अंदर मुझे 10 फंक्शंस क्रिएट करने हैं, लेकिन उन 10 फंक्शंस में से 2 ऐसे फंक्शंस है जो डिपेंड करते हैं मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर के प्रोग्राम पे। वो अपना प्रोग्राम बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट जो जनरेट करेगा उस आउटपुट के बेस पे मुझे कैलकुलेशन करवानी है। तो अब जब तक वो अपना प्रोग्राम बना नहीं लेता तब तक क्या हम बैठे रहेंगे? ऐसा तो होता नहीं है ना, हम अपना काम करेंगे। हम उन 8 फंक्शंस को क्रिएट करेंगे जो हमें क्रिएट करने हैं, जो इंडिपेंडेंट है, और उन 2 फंक्शंस को हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देंगे और वहां पे काम में लेंगे पास स्टेटमेंट। फ्यूचर में जब मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर का प्रोग्राम बन जाएगा तो मैं उस लॉजिक को, उस आउटपुट को पास स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दूंगी। तो हम पास को बेसिकली उसी कंसेप्ट में काम में लेते हैं। नॉर्मल टर्म्स में हम लोग ज्यादा इस स्टेटमेंट को काम में नहीं लेते। अगर इसका सिंपल मैं आपको मतलब बताऊं तो जहां पे भी पास लिखा है उस स्टेटमेंट को छोड़ दो और एग्जीक्यूशन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दो। यही है पास की बेसिक वर्किंग। अब यहाँ पे जो ब्रेक और कंटिन्यू होता है, हमारे पास में सिचुएशन होती है कि लूप के साथ में ही हम उन्हें काम में ले सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट लिखूं तो हम ब्रेक और कंटिन्यू को काम में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां पे आइट्रेशन जैसा कुछ नहीं होगा सिंपल इफ में तो। लेकिन अगर हम पास स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये लूप्स के साथ में तो वर्क करेंगे ही, साथ साथ में अगर आपने सिंपल इफ एल्स लिखा है आपके प्रोग्राम में तो ये पास स्टेटमेंट उनके साथ में भी बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे कि ये लूप के साथ में काम करते हैं। तो ये लूप्स और सिंपल इफ दोनों के साथ में काम करता है। अब यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम मेंशन किया है बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम है। बेसिकली मेरे पास में एक रेंज है 1 से लेके 10 तक की, और मुझे कहा गया है कि ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स है या फिर ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर्स आपको मिलते हैं तो आपको कुछ भी वर्किंग नहीं करवानी है। अगर उनके अलावा कुछ नंबर्स आपको मिलते हैं तो वर्किंग करवानी है। तो बेसिकली हमारे पास में इवन ऑड वाला कंसेप्ट ही है, लेकिन हम पास के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेंज क्रिएट करी है 1,11 है, यानी कि 1 से लेके 10 तक की रेंज क्रिएट होगी, और 1 by 1 आई जो है वो उन सारे एलिमेंट्स को रेफर करेगा।
अब यहाँ पे मैंने कहा है जो भी 2 से डिविजिबल हो रहे हैं उनके केस में कुछ भी काम नहीं करवाना है। तो इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए तो वो 2 से डिविजिबल है, उस केस में हमें कुछ भी काम नहीं करवाना है, तो हम लिखेंगे पास। अब ये पास क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कर्सर को नेक्स्ट स्टेटमेंट पे शिफ्ट कर देगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा एल्स स्टेटमेंट है, जब इफ एग्जीक्यूट हुआ है तो एल्स तो चलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पास के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट नहीं लिखी है, तो हमारा नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आई है वो अब नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर करेगा। अब सपोज वो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी चलेगी नहीं, हम आएंगे एल्स में, और एल्स के केस में मैंने सिंपली नंबर को प्रिंट करवाया है। तो अब करंटली जो सबसे पहले लूप चलेगा हमारा, आई के अंदर सबसे पहले 1 स्टोर होगा, और अगर 1 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो हम आएंगे एल्स के अंदर, और यहाँ पे आएगा प्रिंट आई, तो 1 एज अ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जब आई का इंक्रीमेंट होगा तो वो 2 को रेफर कर रहा है, अब 2 mod 2, तो यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर 0 आता है, 0 यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो हम आ जाएंगे इस इफ के ब्लॉक में, और यहाँ पे लिखा है पास। पास क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कर्सर को नेक्स्ट स्टेटमेंट पे शिफ्ट कर देगा, तो हम आ जाएंगे एल्स के बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वहां पे, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट आइटरेशन चलेगा, आई की वैल्यू हो चुकी है 3, अब 3 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, फिर 4 डिविजिबल होता है तो फिर से पास पे आ जाएंगे और हमारा नेक्स्ट आइटरेशन चलेगा। तो किसी भी करंट स्टेटमेंट को अगर आपको स्किप करवाना है और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो वहां पे हम पास को काम में लेंगे। कंटिन्यू से डिफरेंट है ये, अगर यहाँ पे कंटिन्यू लिखा होता तो बाद वाले सारे स्टेटमेंट्स को ये स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइटरेशन चालू करता है, लेकिन जो पास है वो सिर्फ करंट स्टेटमेंट को, जो करंट ब्लॉक है सिर्फ उसको स्किप करेगा और एग्जीक्यूशन कर्सर को नेक्स्ट स्टेटमेंट पे शिफ्ट कर देगा। ये डिफरेंस है पास और कंटिन्यू का। और यहाँ पे हमारी जो सीरीज है दैट इज 13579 जो कि हमारा आउटपुट आया है। पास स्टेटमेंट के रिगार्डिंग किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पास स्टेटमेंट के साथ लूप का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर हो गया है। जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं आप लोग ट्राई करके देखना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।